डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिर एक नया टॉपिक दे रहे हैं जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेंटेंस के पार्ट को तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर देता है, उसको रीअरेंजमेंट करना होता है, और दूसरा पूरा पूरा लाइन पैराग्राफ दिया रहता है, पैराग्राफ को रीअरेंजमेंट करना रहता है। दोनों कंडीशन में इसको PQRS भी बोलते हैं इस क्वेश्चन को। यह एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, SSC, बैंक, ये सभी में पूछा जाता है। अब क्लास के अनुसार जैसे एयरफोर्स और नेवी में एक क्वेश्चन खाली पूछता है, SSC CGL में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछता है, 15 क्वेश्चन पूछता है, स्टोनो में 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो इसको करने के आइडिया होता है कि आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस करने के लिए सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस जो दिया है वो दिया है, इज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया can be cleared with most eye infection antibiotics but still there। अब इस पैराग्राफ में PQRS केवल दिया है, यहाँ पर 1 देकर कुछ दिया रहता है और फिर यहाँ पर 6 देकर भी कुछ दिया रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जितने भी मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें 1 और 6 नहीं दिया है, केवल PQRS दिया हुआ है। अब इसको जब PQRS देगा तो आप जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस का पार्ट वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। नहीं, अब जैसे ये सेंटेंस लीजिए तो इज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया कैन बी क्लियर्ड विथ मोस्ट आई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर। अब देखो, आप P से सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो P से नहीं हो सकता। अगर कोई विकल्प P से दे रहा है तो वो तो नहीं होगा, एक क्वेश्चन गया। अब दूसरा, कैन से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो कैन का मतलब Q से कोई विकल्प दिया ही नहीं है। ठीक, अब आता है R और S, तो R से 2 विकल्प है, S से 1 विकल्प है, यानी R S में कोई सब्जेक्ट बनेगा। तो मोस्ट आई इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर, तो हम देखते हैं मोस्ट आई इन्फेक्शंस, अगर इसको ले लें तो इसके बाद कैन बी क्लियर्ड विथ नहीं एंटीबायोटिक बट स्टिल देयर इज रिस्क ऑफ डैमेज द कॉर्निया। तो आपका बी वाला ये ऑप्शन सही गया। फिर से समझ लो, आप इस वाक्य में चारों खंड में ये देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। तो ये दोनों नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से एक सब्जेक्ट बन रहा है। तो एक सब्जेक्ट बन रहा है तो R से बनेगा या S से बनेगा। S से बनेगा तो आपका विकल्प C होगा, और A से बनेगा तो दोनों में चूज है। अब यहाँ पर देखते हैं, मोस्ट हम बता रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए मोस्ट आई इन्फेक्शन, क्योंकि यही मेन करता है मोस्ट आई इन्फेक्शंस। अब कैन बी क्लियर्ड विथ, ये होगा या ये होगा, तो यही होगा इसके बाद Q वाला। तो मोस्ट आई इन्फेक्शन कैन बी क्लियर्ड विथ एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन क्लियर हो सकता, बट स्टिल देयर इज। अब देयर से सेंटेंस शुरू है तो देयर के बाद इज लेगा, है क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 ठो एक्सरसाइज हम देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये 1 वर्ड सबसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं ऐसा सेंटेंस दिया हूँ जिसमें PQRS से शुरू कर रहा है, फिर अभी अगला मैं दूंगा 1 से शुरू होगा, नीचे 6 भी दिया रहेगा।
अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गो टू द लेडी herself with impeccable majesty and wisdom, who has conducted to a great extent the credit must। अब यहाँ पर देखिए मस्ट क्रिया से लगा दिया, क्रिया अंत में है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढिए। अगर वन नहीं दिया हुआ है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। अब देखो आप कैसे ढूंढ रहे हो। अगर गो से सेंटेंस शुरू करते हो तो गो क्रिया का वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएगा, सॉरी इम्परेटिव बनाएगा, तो गो किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। चूंकि ये सेंटेंस हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू है, तो कोई सेंटेंस, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है, कोई सेंटेंस रिफ्लेक्सिव का शब्द जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होता। अब अगर हम तीसरा सेंटेंस जो है हु से शुरू करते हैं, हु को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हु हैज है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएगा। किसी सेंटेंस के अंत में मार्क नहीं है, इसलिए ये नहीं लगेगा। तो अब हमारा जो सेंटेंस का जो विकल्प हो सब्जेक्ट बनेगा, टू ग्रेट एक्सटेंड द क्रेडिट मस्ट। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव वाक्य का सब्जेक्ट होता है। मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाता हूँ कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव हुआ, टू अ ग्रेट एक्सटेंड द क्रेडिट मस्ट। तो मस्ट मेन वर्ब मॉडल है, और मॉडल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो मस्ट के बाद क्रिया जो है गो आना चाहिए, अर्थात यश के बाद पी। अब आप देख लो यश पी दो विकल्प है, एक तो ये है और एक ये है। अब आगे सेट करो आप, तो हो रहा है टू अ ग्रेट एक्सटेंड द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी। पहला तो ये बी हो गया। अब लेडी आ गया, तो लेडी को क्वालिफाइज करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आएगा हु, अर्थात पी के बाद आपका आर आएगा। तो पी के बाद आर आपका ए पार्ट में है, अर्थात ए पार्ट सही है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा है। सब्जेक्ट को अगर आपने चूज किया, तो मैंने सब्जेक्ट को चूज किया टू अ ग्रेट एक्सटेंड द क्रेडिट मस्ट। तो मस्ट आया, लास्ट में मस्ट मॉडल वर्ब है, तो मॉडल के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पी में है। तो पी में है, तो इसका मतलब हुआ यश के बाद पी। अब आप अपने विकल्प को जो चेक कर लीजिए, तो यश पी ए में भी है और सी में भी है। अब मस्ट बी के बाद हम पी के बाद हम देखते हैं गो टू दी लेडी। अब लेडी के बाद क्यू होगा कि आर होगा, तो लेडी हर सेल्फ नहीं हो सकता। लेडी को क्वालिफाइज करने के लिए यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो गो टू द लेडी हु हैज कंडक्टेड हर सेल्फ, जो स्वयं का व्यवहारित किया, हर सेल्फ कंडक्टेड हर सेल्फ विथ इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। तो लेडी के बाद आर आएगा, और आर का मतलब आपका विकल्प ए वाला सही हुआ। ठीक है, ऐसे आप करोगे इसे। एक नंबर का क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में पूछता है, और 5 से 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है वह CGL, CPSI और CDS, CPSI, CGL ये सब में पूछता है। तो ये सब में इतना इजी नहीं पूछता है। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। पहला शब्द है अमेरिकन, दूसरा है एज मैन, तीसरा है अर्न, एज मच, चौथा है वर्किंग वूमन। अब इसमें ये देखना है कि हम किसको सब्जेक्ट बनावें। ठीक, तो अमेरिकन सब्जेक्ट हो सकता है। अब देख लेते हैं, पी से हमारा विकल्प 3 ठो है, 1, 2, 3 विकल्प है। अब पी के अमेरिकन के बाद हमें वर्ब चाहिए, अमेरिकन के बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब किसी पार्ट में, हाँ अमेरिकन के बाद अर्न वर्ब है अर्न वर्ब है, तो अमेरिकन सिंगुलर है, ये जो है प्यूलर वर्ब है, तो अमेरिकन के बाद अर्न तो हो सकता है, लेकिन अर्न्स होता तो ये लग जाता, लेकिन अर्न्स है प्यूलर फॉर्म में, इसलिए अमेरिकन के बाद अर्न नहीं हो सकता। अब देखें, अमेरिकन वर्किंग वुमेन ये सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए, अमेरिकन वर्किंग वुमेन, अब यहाँ पर प्यूलर है तो ये प्यूलर वर्ब लिया, इसके बाद आर, यश के बाद आर होना चाहिए, यश के बाद आर, यानी कि आपका ये आ रहा है नहीं। तो अमेरिकन वर्किंग वुमेन अर्न
एज मच एज मेन। अमेरिकी कार्य करने वाली औरतें उतना ही अर्न करती हैं जितना कि मेन माने पुरुष अर्न करते हैं, अर्थात तीसरे का विकल्प आपका सी हुआ। ठीक है, समझ में आया? अमेरिकन वर्किंग वुमेन, अमेरिकन के बाद वर्किंग वुमेन, ये वुमेन आया, वुमेन जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए अर्न यहाँ पर प्यूलर वर्ब के रूप में है। चूंकि नाउन प्यूलर है इसलिए वर्ब प्यूलर होगा। अर्न एज मच एज मेन, यानी उतना ही अधिक कमाती हैं जितना कि पुरुष। तो इसका ऑप्शन नहीं, डी वाला नहीं होगा। ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अमेरिकन एज मेन अर्न मच वर्किंग वुमेन, तो अमेरिकन वर्किंग वुमेन, अमेरिकन के बाद यश आया, तो अमेरिकन के बाद यश आया, तो पी से शुरू हुआ, पी के बाद यश आया, फिर उसके बाद अर्न आया, अर्न एज मच एज, तो फिर उसके बाद क्यू आया। तो आपका विकल्प जो है डी होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अमेरिकन के बाद वर्किंग वुमेन, पी के बाद यश आया, और पी के बाद यश इसमें भी है, पी के बाद यश इसमें भी है, तो अमेरिकन वुमन। अब इसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब आर में है तो आर में वर्ब हो गया, और बच गया आपका क्यू, तो क्यू चला गया लास्ट में, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चौथा देखते हैं, ब्लेसिंग देयर। अब फिर वही चीज़ देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। अभी मैंने केवल सब्जेक्ट वाला ढूंढने के लिए दिया आपको। ब्लेसिंग देयर फैक्ट दैट इट हैज बीन अ ग्रेट कंसोलेशन इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट होलसम, नो डिनाइंग द। नहीं, तो आप इसमें पहले सेंटेंस को देखिए कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो ब्लेसिंग देयर तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, और फैक्ट सब्जेक्ट हो सकता था यदि इसके पहले द होता, नहीं तो द भी नहीं है, इसलिए बी वाला यानी क्यू भी आपका नहीं हो सकता। अर्थात क्यू और पी से अगर कोई विकल्प शुरू है तो ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते। अब बचता है आर, आर विकल्प आपका बना रहा है, दो ही बचा है आर। तो आर से आप देखो कि आर के बाद इसमें यश आया है, इसमें पी आया है, तो आर ही विकल्प होगा। इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम, होलसम, तो होलसम के बाद अगर हम यश लेते हैं तो नो डिनाइंग, तो ये तो हो नहीं सकता। तो होलसम, तो इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम ब्लेसिंग, ब्लेसिंग को अगर लेते हैं तो देयर आया, तो देयर के बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब है नहीं, तो हमारा विकल्प जाएगा डी आर पी एस क्यू। तो हो जाएगा इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट होलसम ब्लेसिंग देयर नो डिनाइंग द फैक्ट। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट मैं भी बोला हूँ कि फैक्ट के पहले द होता तो हो जाता, तो यहाँ पर ब्लेसिंग के बाद आपका क्या बना, आर के बाद पी आएगा। ठीक, इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम ब्लेसिंग देयर, पी ब्लेसिंग देयर। अब ब्लेसिंग देयर के बाद यस, यस का मतलब नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। दो देखिए ऐसे क्वेश्चन में दो तो एकदम गलत हो जाता है और दो में से एक पार्ट सही होता है, उसी को चूज करना होता है। अब हम अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, एन इंटरेक्टिव टूल टू अवेलेबल बाय the World Wide Web, a web search engine is help people locate information। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या विकल्प सही हो सकता है। इसमें विकल्प हो रहा है आपका आर से विकल्प शुरू हुआ है, और पी क्यू से भी शुरू, एस से विकल्प नहीं शुरू हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब विकल्प शुरू करने के लिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो अवेलेबल बाया पाला है एन इंटरेक्टिव टूल्स टू अवेलेबल बाया द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब सर्च इंजन। ठीक, और वेब सर्च इंजन
नो, ऐप में गड़बड़ जा रहा है। तो an interactive tool to available via the World Wide Web और वेब सर्च इंजन इज, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो बनेगा आर से, और वेब सर्च इंजन इज एन इंटरैक्टिव टूल। देखिए सेंटेंस बन रहा है, आर से विकल्प बनेगा, तो आर से दो विकल्प है, ए और बी दोनों है। तो आर के बाद हमें पी चाहिए या आर के बाद हमें क्यू चाहिए, तो पहले सेंटेंस को देख लो। और वेब सर्च इंजन इज है, तो इज के बाद एन इंटरैक्टिव टूल्स टू हेल्प, अब यहाँ पर टू आ गया तो टू के बाद इंफिनिटिव लिया, टू हेल्प पीपल टू लोकेट इंफॉर्मेशन, नहीं एस क्यू अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक इंफॉर्मेशन के बाद अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वाया वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका मतलब ये वाला विकल्प आपका सही है। ठीक, इसमें बस दिक्कत इस बात की है कि आपको खोजना पड़ेगा कि दिए गए चारों विकल्प में सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद कौन सा पार्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जनरली वर्ब आता है, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाकर वर्ब दे दिया। अब ईज एम आर के बाद क्या आता है, तो ईज एम आर के बाद हेल्प क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता नहीं है, एडजेक्टिव आता है, तो अवेलेबल एडजेक्टिव है, ईज के बाद ए हो गया। ठीक है, ईज के बाद एडजेक्टिव ए हो गया। एन इंटरैक्टिव टूल टू, नहीं, और फिर हेल्प, तो वहाँ पर टू लगा तो यहाँ पर हेल्प इन्फिनिटी बना दिया, तो टू हेल्प पीपल लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, आप इसे देखिए, अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।